नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रे। इधर भारत में होली के रंग उड़ रहे थे। अबीर गुलाल हवा में घुल रहे थे। ढोलक की थाप पर लोग नाच रहे थे। दूसरी तरफ दुनिया के एक बड़े हिस्से में आसमान मिसाइलों की लकीरों से भरा। उधर रमजान का महीना है, रोजा और इबादत का समय, लेकिन उसी समय बारूद की आवाज गूंज रही। यही आज की दुनिया का सबसे बड़ा विरोधाभास है। इधर रंगों की बारिश, उधर खून की गोलियां, और इसी विरोधाभास के बीच मध्य पूर्व का वह संघर्ष खड़ा है जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को झकझोर दिया। अयातुल्ला अली खोमनेई की मौत और उसके बाद तेज हुई जंग ने इस संघर्ष को एक बिल्कुल नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। यह अब केवल ईरान और इसराइल के बीच टकराव नहीं रहा। यह सिया सत्ता, इस्लामी गणराज्य के भविष्य, वैश्विक शक्ति संतुलन और ऊर्जा राजनीति की वह जटिल कहानी बन चुका है जिसे समझे बिना आने वाले वर्षों की विश्व राजनीति को समझना मुश्किल होगा। ईरान की मौजूदा स्थिति को समझने के लिए इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ता है। 1979 की इस्लामी क्रांति ने ईरान को पूरी तरह बदल दिया था। अयातुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी के नेतृत्व में शाह मोहम्मद रजा पहलवी की पश्चिम समर्थक सरकार गिर गई और ईरान एक इस्लामी गणराज्य बन गया। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता थी विलायत ए फकीह का सिद्धांत, जिसके अनुसार एक सर्वोच्च शिया धर्मगुरु राज्य का अंतिम संरक्षक होगा। वही व्यक्ति सेना, न्यायपालिका, खुफिया तंत्र और विदेश नीति का अंतिम निर्णयकर्ता होता है। खोमेनी इस व्यवस्था के पहले सर्वोच्च नेता बने और 1989 तक उन्होंने ईरान की दिशा तय की। जब उनकी मृत्यु हुई तो सत्ता का सवाल उठा और अंततः अली खामेनेई को नया सर्वोच्च नेता चुना गया। उस समय बहुत कम लोगों ने सोचा था कि यह व्यक्ति आगे चलकर लगभग 4 दशक तक ईरान की राजनीति का केंद्र बना रहेगा। खामेनेई का शासन केवल धार्मिक नेतृत्व नहीं था, बल्कि एक व्यवस्थित शक्ति संरचना का निर्माण था। उन्होंने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ऑफ कॉर्प्स को मजबूत किया और धीरे धीरे वही संस्था ईरान की वास्तविक शक्ति बन गई। गार्ड के पास अपनी सेना, नौसेना, वायुसेना, मिसाइल कार्यक्रम और खुफिया नेटवर्क है। यही संगठन ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव का मुख्य साधन बना। खामेनेई की विदेश नीति का मूल सिद्धांत था प्रतिरोध। इसका अर्थ था कि ईरान खुद को पश्चिमी दबाव के खिलाफ खड़े एक वैचारिक राज्य के रूप में पेश करेगा। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कड़ा रुख इसी नीति का हिस्सा था। लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक में शिया मिलिशिया, सीरिया में बशर अल असद की सरकार और यमन में हूती आंदोलन, इन सब के साथ ईरान के संबंध इसी दौर में मजबूत हुए। इस नेटवर्क को कई विश्लेषक रेजिस्टेंस एक्सिस कहते हैं। खामेनेई के शासन में परमाणु कार्यक्रम भी लगातार विवाद का विषय रहा। पश्चिमी देशों ने आरोप लगाया कि ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहता है, जबकि ईरान का कहना था कि उसका कार्यक्रम केवल ऊर्जा उत्पादन के लिए है। 2015 में एक परमाणु समझौता हुआ जिसमें ईरान ने अपने कार्यक्रम को सीमित करने का वायदा किया और बदले में प्रतिबंधों में ढील मिली। लेकिन 2018 में अमेरिका इस समझौते से बाहर निकल गया और तनाव फिर बढ़ गया। 4 दशक तक ईरान की राजनीति में खामेनेई अंतिम निर्णायक बने रहे। राष्ट्रपति बदलते रहे, संसद बदलती रही, लेकिन अंतिम शक्ति उन्हीं के पास रही। यही कारण है कि जब उनकी मौत की खबर आई तो यह केवल एक नेता की मृत्यु नहीं थी, बल्कि उस पूरी व्यवस्था के भविष्य का सवाल बन गया जिसे उन्होंने इतने लंबे समय तक संभाला था। तेहरान में जिस हमले में खामेनेई मारे गए उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। यह हमला केवल सैन्य ठिकाने पर नहीं, बल्कि उस परिसर पर हुआ जहां ईरान का शीर्ष नेतृत्व मौजूद था। कुछ ही घंटों में यह साफ हो गया कि यह साधारण हमला नहीं, बल्कि नेतृत्व को निशाना बनाने वाली कार्रवाई थी। जब उनकी मौत की पुष्टि हुई तो ईरान ने इसे शहादत घोषित किया और पूरे देश में शोक की घोषणा कर दी गई। लेकिन शोक के साथ ही युद्ध भी तेज हो गया। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों की श्रृंखला शुरू कर दी। इजराइल के शहरों में सायरन बजने लगे, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमलों की खबरें आने लगी और खाड़ी देशों ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। मध्य पूर्व का आसमान अचानक युद्ध की आग से भर गया। इस पूरे संकट के बीच ईरान के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब कमान किसके हाथ में जाएगी। इस्लामी गणराज्य की व्यवस्था में सर्वोच्च नेता ही राज्य का केंद्र होता है। इसलिए खामेनेई की मौत के तुरंत बाद एक अंतरिम नेतृत्व परिषद बनाई गई ताकि सरकार और सेना का नियंत्रण टूटे नहीं। लेकिन धीरे धीरे सत्ता के गलियारों में एक नाम सबसे आगे आने लगा, मुज्तबा खामेनेई। यह अली खामेनेई के बेटे हैं और वर्षों से ईरान की राजनीति में पर्दे के पीछे प्रभावशाली माने जाते रहे। रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कई वरिष्ठ अधिकारियों से उनके करीबी संबंध बताए जाते हैं। युद्ध के बीच उन्हें आगे लाने का निर्णय तेजी से लिया गया ताकि नेतृत्व में भ्रम न रहे। अगर यह व्यवस्था अस्थायी रूप से स्थापित होती है तो यह ईरान के इतिहास में एक नया अध्याय होगा। इस्लामी गणराज्य की स्थापना के समय कहा गया था कि यह व्यवस्था किसी राजवंश की तरह नहीं चलेगी, लेकिन पिता के बाद बेटे का सत्ता में आना
इस सिद्धांत को चुनौती देता दिखाई देता है। मुज्तबा खामनेई को कट्टरपंथी और पश्चिम विरोधी माना जाता है। कई विश्लेषकों का मानना है कि उनके नेतृत्व में ईरान की नीति पहले से अधिक कठोर हो सकती है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि अमेरिका और इजराइल के साथ तनाव कम होने की बजाय और बढ़े। इस संघर्ष का एक और पहलू शिया दुनिया की राजनीति है। ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया देश है और उसकी आबादी का लगभग 90% शिया है। लेकिन शिया समुदाय केवल ईरान तक सीमित नहीं है। इराक, लेबनान, यमन, बहरीन, अजरबैजान और दक्षिण एशिया तक शिया आबादी फैली हुई है। इराक में शिया बहुमत है और वहाँ के प्रमुख धार्मिक नेता अयातुल्ला अली अल सिस्तानी अक्सर ईरान की राजनीतिक शैली से दूरी बनाए रखते हैं। वे धार्मिक मार्गदर्शन को प्राथमिकता देते हैं, जबकि ईरान में धर्म सीधे सत्ता का केंद्र है। दूसरी ओर लेबनान का हिजबुल्लाह और यमन का हूती आंदोलन ईरान के साथ वैचारिक रूप से जुड़ा हुआ है। अगर ईरान का नेतृत्व और कठोर रुख अपनाता है तो यह नेटवर्क और सक्रिय हो सकता है। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ इस संघर्ष को केवल ईरान इजराइल युद्ध नहीं, बल्कि व्यापक क्षेत्रीय टकराव के रूप में देखते हैं। युद्ध का भूगोल भी तेजी से बदल रहा है। अब यह संघर्ष केवल जमीन तक सीमित नहीं रहा, समुद्री मार्ग भी इसके दायरे में आ गए। हिंद महासागर के पास ईरानी युद्धपोत के डूबने की खबर ने यह साफ कर दिया है कि यह युद्ध वैश्विक व्यापार मार्गों को भी प्रभावित कर सकता है। यहीं से हमारी यानी भारत की चिंता शुरू होती है, क्योंकि हिंद महासागर केवल एक समुद्र नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक जीवन रेखा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और उसकी ऊर्जा जरूरतों को बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से मिलता है। अगर हार्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बढ़ता है तो उसका असर सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। भारत के लिए स्थिति इसलिए भी जटिल है क्योंकि उसके इजराइल और ईरान दोनों के साथ संबंध है। रक्षा सहयोग में इजराइल भारत का प्रमुख साझेदार है, जबकि चाबहार बंदरगाह परियोजना और ऊर्जा व्यापार में ईरान का महत्व है। इसलिए भारत को इस पूरे संकट में संतुलन बनाकर चलना पड़ रहा है। दुनिया की नजर चीन और रूस पर भी है। दोनों देशों ने इस संघर्ष में सीधे हस्तक्षेप से दूरी बना रखी है, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर ईरान का समर्थन किया है। इससे यह संकेत मिलता है कि यह संघर्ष केवल क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन युद्ध की असली कहानी केवल रणनीति और राजनीति नहीं होती। यह उन शहरों में लिखी जाती है जहां रात भर सायरन बजते हैं, जहां लोग बंकरों में छिपते हैं और जहां सुबह की खबरें मौत के आंकड़े लेकर आती है। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक यही दृश्य दिखाई दे रहा है। और इसी समय भारत में होली के रंग उड़ रहे हैं। लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं। लेकिन दुनिया का एक हिस्सा उसी समय युद्ध की आग में जल रहा। खामनेई की मौत और मुज्तबा खामनेई की उभान ने मध्य पूर्व की राजनीति को एक नए दौर में प्रवेश करा दिया। यह दौर केवल सैन्य टकराव का नहीं, बल्कि विचारधाराओं, धार्मिक पहचान और वैश्विक शक्ति संतुलन का दौर है। इतिहास बताता है कि कई बार युद्ध दूर कहीं शुरू होते हैं, लेकिन उनकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। आज मध्य पूर्व में जो हो रहा है, यह उसी संभावना की याद दिलाता है। इधर होली के रंग है, उधर खून की गोलियां। इधर रोजे और इबादत है, उधर बारूद की बरसात। और इसी विरोधाभास के बीच दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर नई खबर यह पूछ रही है, क्या यह युद्ध यहीं थमेगा या इसकी लपटें और दूर तक जाएं। अगर आपको लगता है इस लपटों का असर भारत पर होगा तो आप अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।